सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आज के प्रोग्राम में बहुत सी अहम खबरें और मौज़ूआत हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टॉक मार्केट की सूरत-ए-हाल से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज था और मंदी का रुझान यहाँ पर देखा गया है। इस हफ्ते हमने देखा बहुत उतार चढ़ाव का शिकार रही है मार्केट। ट्रेडिंग के दौरान 684 पॉइंट्स की एक बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई और ये बड़ी कमी इसलिए चूंकि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में हम ऑल टाइम राइज पर इंडेक्स को जाता हुआ देख रहे थे। अब KSE 100 इंडेक्स इस वक्त 62,009 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त सूरत-ए-हाल है क्या स्टॉक एक्सचेंज में? बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद मौजूद हैं, उनसे आज दिन भर की सूरत-ए-हाल जानेंगे। कफील, बताइएगा आज ये जो कमी आई है इस पर ट्रेडर्स के क्या तासुरात हैं और क्या वजूहात सामने आई हैं? देखिए, तकरीबन ट्रेडिंग के दौरान अभी ट्रेडिंग जारी है और 600 से ज़ायद पॉइंट के मार्केट में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह आपके इल्म में है कि मार्केट इस वक्त जो साल का जो है वो लास्ट वीक है और इस वक्त सरमाएकार के बाइस जो है अगर देखा जाए ओवरऑल सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा जा रहा है और तकरीबन अगर हम बात कर ले मार्केट जो है वो ट्रेडिंग के दौरान 61,935 के लेवल तक जो है वो ट्रेड हुई है लो सबसे लोएस्ट, और इस वक्त जो है वो 62,000 रिस्टोर करने में कामयाब रहा और 135 पर जो है वो ट्रेड कर रही है। तो मार्केट माहिरीन का यही कहना है कि आइंदा आने वाले जो वीक है तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखा जा सकता है मार्केट पे, इसलिए कि जो 67,000 का लेवल था वो बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ गई थी और अब देखना ये है कि आइंदा आने वाली वीक मार्केट जो है वो कैसा बिहेव करती था। आज जो है वो सेंटीमेंट खासा नेगेटिव रहा है और अब तक जो है वो 600 से ज़ायद पॉइंट के मार्केट में जो है ट्रेडिंग दौरान कमी रिकॉर्ड की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद। आपसे वक्तन फ़वक्तन मजीद अपडेट करेंगे। कफील अहमद स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे थे जहां आज कुछ 684 पॉइंट्स की कमी सामने आई है। और प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में खुराक की बरामदात में बड़ा इजाफा देखने में आया है। अब रमा माली साल जुलाई था नवंबर, पाकिस्तान ने 759 अरब 54 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खुराक की अशिया बरामद की हैं। अब इसमें कौन कौन सी अशिया शामिल हैं और मजीद इसमें कितनी बढ़ने की कैपेसिटी मौजूद है, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। वापस आएंगे, मेहमान का आपसे तारुफ करवाएंगे और फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। तो फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट में जहां इजाफा हुआ है वहीं जो कीनू की एक्सपोर्ट है वो भी हमें डबल होती नजर आ रही है, चूंकि 27 लाख टन जो कीनू है इसकी पैदावार का तखमीना लगाया गया, इम्कान जाहिर किया गया। गुज़िश्ता साल के जो फिगर्स हैं वो 13 लाख टन पर रुके हुए थे। तो अब इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, ये इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है और फिर कीनू के अलावा जो पाकिस्तान की दीगर बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं वो आने वाले दिनों में और इस माली साल में एंड तक कितना इजाफा पाकिस्तान के इकॉनमी के फिगर्स में कर सकती हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो कीनू की एक्सपोर्ट हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की ओवरऑल फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट है वो भी इस वक्त बड़ी अच्छी जा रही है, इंटरनेशनल मार्केट्स को हम कैप्चर कर रहे हैं। कीनू की जो एक्सपोर्ट है ये हम डबल करने जा रहे हैं इस साल। बात है कि जो आपने फूड की बात की उसमें चावल दूसरे आइटम तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मगर हॉर्टिकल्चर फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात मैं करूं तो डिक्लाइन की तरफ, इसलिए कि सिट्रस जो कीनू की हम बात कर रहे हैं, आप बात सही कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ी है मगर इसमें एक्सपोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसलिए कि कीनू की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है, उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रह चुकी है। कोई भी सिट्रस की वैरायटी दुनिया में 25 साल से ज़्यादा नहीं लगाई जाती है और उसको बदला जाता है। ये 60 साल हो गए जिसको हम लेकर चल रहे हैं और ये आज तीसरा साल है कि जो हमें क्लेम्स इतने आ रहे हैं इंटरनेशनली। आज हम 22 दिसंबर में बैठे हुए हैं और जो हमारा इम्पोर्टर है वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हमें कीनू नहीं चाहिए। कीनू के अंदर मैं यहाँ कहने हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल की टोटल एक्सपोर्ट $800 मिलियन की है। अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो $229 बिलियन की है, जिसमें हमारा शेयर 0.25 शेयर है। बात है कि सिट्रस कीनू की जो बात हम आज नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं कि इसकी वैरायटी के ऊपर काम किया जाए और न्यू वैरायटी के ऊपर, क्योंकि कीनू की जो है लाइफ ख़त्म हो चुकी है और कीनू के अंदर इतनी बीमारियां आ चुकी है कि अब वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। देखिए, एक्सपोर्ट वो चीज़ होती है जिसकी शेल्फ लाइफ होती है। अगर मैं रशिया या कनाडा या UK या मैं फ़िलिपीन इन मुल्कों में भेजूँगा, तो ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो उसका ट्रांजिट टाइम बहुत 30 से 45 दिन होता है, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। पहुंचने के ऊपर वो ख़राब होता है। यही अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो हमारे 4.5 लाख टन की एक्सपोर्ट थी, मैट्रिक टन की, और $220 मिलियन की थी और अभी आके ये 100 मिलियन जाके टच कर गई है और मैं समझ रहा हूँ इस साल और डिक्लाइन होगी। और इसकी मेन वजह ये है कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, प्रोडक्शन तो हमारी बहुत है। अच्छा। मगर डिज़ीज़ से फुल ऑफ है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि यहाँ पे ज़रा कि इसमें जो सरगोदा बलवाल में 250 फैक्ट्री हैं कीनू की जो प्रोसेसिंग करती है और 4.5 लाख लोगों को रोज़गार है। आधी से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद हैं और कल ही एक्सपोर्टरों ने फैसला किया है कि हम फैक्ट्री को कंटिन्यू करें या बंद कर दें। तो एक अलार्मिंग पोजीशन है इस सेक्टर के लिए, मगर हमने जुलाई से इसके ऊपर वर्किंग पंजाब हुकूमत के साथ की है। जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं उनके साथ 5 मीटिंगें हुई हैं। और वहाँ एक कमेटी भी बनी। उसके बाद एक फेडरल मीटिंग हुई है 3 दिन पहले, उसमें भी एक कमेटी बनी कि हाउ टू इम्प्रूव सिट्रस इंडस्ट्री, नॉट कीनू, हम सिट्रस की बात करते हैं। तो हमारा विज़न ये कहता है कि अगर हम मिसाल 2024 से काम करते हैं तो अगर हम अगले 5 साल को देखते हैं तो हम 300 मिलियन और 10 सालों के अंदर 1 बिलियन की इंडस्ट्री हम उसको देखते हैं सिर्फ कीनू की प्लस वैल्यू एडेड के साथ। तो वही साहब, ये सिट्रस फ्रूट्स की सिट्रस इंडस्ट्री जो ये डिक्लाइन ये सामने आया, इसकी वजूहात पर हम एक एक करके ज़रा बात करते हैं। शेल्फ लाइफ जो आपने बताया 30 से 45 दिन अगर आपका कंसाइनमेंट कहीं जाता है तो ये क्यों ख़त्म हो रही है? क्यों हमारा सिट्रस सर्वाइव नहीं कर पा रहा 30 से 45 दिन की? देखें जी, मैंने बताया कि कोई वैरायटी जो है ना 25 साल से ज़्यादा लगाई नहीं जाती। अच्छा, इसको 60 साल हो गए। ये अमेरिका से गिफ्ट आया था पाकिस्तान को, तो वो 60 साल हो गए। तो हमने हमारे जो पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट है, फेडरल हो या प्रोविंस का हो, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, कोई वैरायटी लॉन्च नहीं की। देखें दुनिया में जो सिट्रस के हमारे जो कॉम्पिटिटर है, आपको मिसाल दूँ, 10 साल पहले हम ईरान में अपनी ठीक ठाक एक्सपोर्ट करते थे। ईरान हमारी 2nd लार्जेस्ट मार्केट होती थी। आज ईरान जो है खुद एक्सपोर्ट करने लग गया मैंड्रीन, और वो इतने शानदार एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे दुनिया के अंदर। और उनकी एक वैरायटी नहीं, वो 5 वैरायटियों में काम कर रहे हैं। हम कीनू के ऊपर ही खड़े हैं और कीनू ही हमारा डिक्लाइन हो चुका है। अभी हमें अर्ली वैरायटी चाहिए, मिडिल वैरायटी चाहिए और लेट वैरायटी चाहिए, जिसके अंदर 5-6 वैरायटीज़ हो। और एरिया में हमें नया जाना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर सरगोदा इसको हमें ठीक करना पड़ेगा और फिर हमें नर्सरी डेवलप करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा फुकदान ये कि नर्सरी जो है ना अप्रूवल गवर्नमेंट की होना चाहिए। कोई ऐसी नर्सरी डेवलप ना हो कि वहाँ से डिजीज़ स्प्रेड हो जाए। अगर हम कोई नया काम करने लगे और अगर ये नर्सरी को हम ठीक नहीं करते तो ये काम फिर वही शुरू हो जाएगा। तो इसको हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करना है, क्योंकि हम फ्लड सिस्टम है पाकिस्तान में। 99% जो एग्रीकल्चर में हम इस्तेमाल करते हैं फ्लड सिस्टम। ये मैं आपकी यहाँ मिसाल दूँ, मैं आपको एक गिलास पानी दूंगा, आप पी लेंगे, दूसरा दूंगा, आप पी लेंगे, तीसरा जब दूंगा बोलेंगे मुझे नहीं पीना। क्योंकि ये भी लिविंग थिंग से बोल नहीं सकता, मगर पानी कम देना ज़्यादा देना दोनों क्रॉप के लिए नुकसान दे। पानी इतना हम देते हैं फ्लड सिस्टम जो दुनिया में नहीं दिया जाता। हम जितने भी डैम्स बना लें, जब तक वाटर मैनेजमेंट नहीं होगी इस मुल्क के अंदर तो आपके पानी की कमी रहेगी। और आने वाले दिनों में क्लाइमेट, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सबसे बड़ा थ्रेड है। अगर आप FAO की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें 2013 से लेकर 2050 तक, कुछ मुल्क प्लस है, कुछ मुल्क माइनस है। पाकिस्तान -50 के ऊपर है एग्रीकल्चर। और 2013 से आप देख लें यहाँ फ्लड आना शुरू हुए, और 2013 से आज 2023 के अंदर आप देख लें हर क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। कभी आप देखते हैं ज़्यादा, कभी बिल्कुल ही कम हो जाती है क्रॉप। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीड्स वो चाहिए इस मौसम के ऊपर जो सर्वाइव कर सके। ये पिछले 10 साल के जो इम्पैक्ट्स हैं, अगर ये हम जो 60 साल पुरानी वैरायटी पे काम कर रहे हैं, 25 साल बाद अगर ये चेंज होती, फिर फर्दर 25 साल बाद ये चेंज होती, तो अब तक ये 2-3 वैरायटीज चेंज हो चुकी होती। तो ये सारे जो मौसमियाती इम्पैक्ट्स हैं ये फिर क्रिएट नहीं होते उस वैरायटी, उस क्रॉप पर? देखें जी, हर दुनिया में रिसर्च होती रहती है रोज़ के बेस के ऊपर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो रिसर्च का, मेरा ख्याल है वो प्राइवेट सेक्टर हो या हुकूमत हो, कोई जो है ना रुझान ही नहीं है रिसर्च के ऊपर। दुनिया जो तरक्की करती है रिसर्च से करती है, और ये हमेशा एकेडेमिया से चलती हैं चीज़ें। हमारी एकेडेमिया को मजबूत किया जाए, खासकर जो एग्रीकल्चर, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, उनके जो करिकुलम में जो उनके स्लेब, जो उनकी चीज़ें हैं, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डाला जाए। पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से ड्राइव होती है रिसर्च की। फिर हमारी जो डिपार्टमेंट है फिर वहाँ से होती है। यहाँ पर तो कोई वो है ही नहीं। हम लोगों ने 75 साल में क्या डेवलप किया पाकिस्तान में? हमने वीट के बीज बाहर से, सब्जियों के आप देखें यहाँ मिर्चें हो गई, करेला हो गया, आप कोई भी नाम लें, टमाटर लें, आलू लें, कोई भी सब्जी का नाम लें, सब इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बिल कहाँ जा रहे हैं? हमने क्या डेवलप किया इस मुल्क में? कोई सीड्स डेवलप किया है? हमने $बिलियंस की इंपोर्ट
हम कहते हैं कि कम करें, तो ये कभी नहीं सोचा कि रिसर्च करके हम कोई वैरायटी जो सीड्स डेवलप कर लें, जो यहाँ पे $1 बिलियन के जो आप देखें जो सब्जियों के सीड्स यूरोप से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं और मुल्कों से आ रहे हैं, उसको ख़त्म करके अपने मुल्क में क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये जिस रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, इन रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसर्च हो ही नहीं रही या फिर हो रही है और उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? देखें, कैपेसिटी भी नहीं है, हो भी नहीं रही है, हो भी रही है तो पता नहीं, जब हम ऐसा इंडस्ट्री जाती है तो पता नहीं वो क्या हो रहा होता है। यहाँ मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये इशू है, मैंने आपको बोला है कि यहाँ कल्चर ही नहीं है रिसर्च, वो प्राइवेट हो या हुकूमत का डिपार्टमेंट हो, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि आज क्या मिला है, लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग ही नहीं है। जब पाकिस्तान की क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? मैं एग्रीकल्चर या मिनिस्टर है फेडरल या प्रोविंस का, मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल के क्या प्लान्स है? जो हुकूमत आती है वो नया प्लान्स ले आती है। मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है पॉलिसी, वो कोई भी हुकूमत हो वो लेके चले। इस मुल्क के साथ मजाक होके रह गया है, अगर यही करते रहेंगे ये मुल्क नहीं उठेगा। और मेरा बड़ा क्लियर विजन है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के मिसाइल में इतना शदीद गिर जाएगा कि हम खड़े नहीं हो सकते। ये कोई मशीन नहीं है कि आपने बाज़ार से मशीन लाई और लगा दी और सिस्टम बेहतर हो जाएगा। इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके बगैर हम नहीं चल सकते। मैं बार बार ये कहूँगा, अपील करता हूँ हुकूमत को, मैं अपील करता हूँ या अपने जितने भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के, मैं यहाँ के जो फ़ौज के जो जनरल साहब हैं उनसे भी अपील करता हूँ, इस मुल्क का ख्याल करें। फूड सिक्योरिटी के इशू है, ये कौम अमीर नहीं है, ये अगर बाहर से इंपोर्ट करने लग जाएं तो हमें क्या मिलेगा? बात ये जो मैं कर रहा हूँ ये मीडिया को भी हाईलाइट्स करना चाहिए। हम ऐसी ऐसी बातें हाईलाइट्स करते हैं और जो भी यहाँ अगर कोई भी आती है पॉलिटिकल पार्टी कहती है तो लॉन्ग टर्म में हमने क्या करना है, ना उन्होंने डैम में देखना, ना उन्होंने कोई पॉलिसी जो है अपना एग्रीकल्चर में देखना। ये मुल्क रोज अडॉक बेसिस में चलता है, आज जो मसला आज का करेंगे कल को देखेंगे, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर मैं नहीं देखता, मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो गया 10 साल का, बहुत हुकूमतों के साथ काम किया, हर चीज़ मैंने देखी, किसी का कोई विजन नहीं है, प्लान नहीं है। सुबह उठते हैं आज क्या करना है और कल को कल देखा जाए। लेकिन भाई साहब, अभी जो प्रोडक्शन में हम दिखा रहे हैं जो नंबर्स, वो तो हम ये देख रहे हैं कि अभी सिर्फ अगर हम कीनू की बात कर लें या दूसरे आइटम्स की बात कर लें तो इनके प्रोडक्शन नंबर्स तो बढ़ रहे हैं। तो फिर हम ये फूड सिक्योरिटी की तरफ किस तरह जा रहे हैं? और प्रोडक्शन नंबर्स बढ़ने का मतलब ये है कि और एक्सपोर्ट भी हमारी नहीं बढ़ रही, तो फिर लोकली चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए, कम से कम यहाँ के लोगों को फिर वो रिलीफ मिल सके। चलो मैं आपको 5 साल के अंदर बता देता हूँ, आपकी वीट कितनी बार शॉर्ट हुई, शुगर को प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, आपका टमाटर पिछले साल इंपोर्ट हुआ है बाहर से, आपका प्याज इंपोर्ट हुआ है, तो ये तो फूड सिक्योरिटी है। आपके सैलाब आए, आपकी पूरी फसल ख़राब हो गई है, प्याज की, टमाटर की। आपके पिछले सालों में आपकी राइस की क्रॉप में भी डैमेज हुआ, कॉटन में भी डैमेज हुआ है। तो चीज़ें बढ़ना क्या होता है, हम क्या करते हैं पिछले साल से कंपेयर कर लेते हैं कि जी पिछले साल इतनी थी, इस साल पिछले साल कीनू की क्रॉप भी कम थी, इस साल हर साल नॉर्मल नहीं होती। देखें, अगर आप 2.7 मिलियन मेट्रिक टन की बात करते हैं, मेरा तो सवाल है उसमें एक्सपोर्ट के लिए कितना रह गया? मुश्किल से 5% भी नहीं है जो एक्सपोर्ट कर सके हम लोग, इसलिए कि उसमें BOC कैटेगरी बहुत है, वो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। आप मुझे बताएं, एक्सपोर्ट जब हम करते हैं डॉलर लेके आते हैं, क्या वहाँ पे हम ब्लेमिश दाग लगा हुआ ख़राब कीनू बेचेंगे क्या? वहाँ पे लोकल मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर रहा, कीनू सरगोदा से कराची आता है, उसकी शेल्फ नहीं है। आज हम दिसंबर में बैठे हुए इंडोनेशिया, फिलीपीन, हर जगह का जो इम्पोर्टर है वो कह रहा है हम नहीं लेंगे, हम दूसरे मुल्कों से ख़रीद लेंगे। और आज हमारे जो अभी जो रेड सी में जो इश्यूज आ रहे हैं, एक शिपिंग लाइन का भी इशू आ गया, वो भी कह रहे हैं जी हम फ्रेट बढ़ा रहे हैं। अभी रशिया का जो फ्रेट है $9,500 पे चला गया। अभी आज ही हमें कि NLC जो है जो रशिया बाय रोड जा रहा है काजिस्तान तक $7,000 ले रहा है। हमारी तो रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सिडी दे के डायरेक्ट आप NLC को दें और कीनू की जो है $4,000 पे लेके आएँ कि हम कम से कम जो इतना कीनू है उसको तो बचाएं, वरना इस बार ग्रोअर जो मिडल मैन है जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जो एक्सपोर्टर है, इंडस्ट्री ऐसे क्लैप्स होएंगी कि खड़े नहीं हो सकेंगे। तो फ्रेट के इशूज़ जो है ये फिर गवर्नमेंट लेवल पर डिस्कशन का पार्ट बने, चूँकि आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले वो एक फाइटो वाला इशू हुआ था रज़ाक दाऊद साहब के, तो उस वक्त भी आप मेरे प्रोग्राम में आए थे और वहाँ पर वो इशू हाईलाइट हुआ, फिर वो हल भी हुआ था उसके बाद। तो ये फिर गवर्नमेंट के इल्म में आया और अगर नहीं आया तो इस प्लेटफॉर्म से आप उनके इल्म में ला सकते हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला ये आज ही हमारी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए कि रेड सी के इशूज़ तो अभी एक हफ्ते हुए चीज़ों में, फ्रेट का भी अभी आया है, तो ये हम ऑलरेडी लेटर मेरा ख्याल है आज
चले जाएगा तो हम बात भी करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, इसलिए कि मैं एडवाइजरी बोर्ड का खुद मेंबर हूँ, एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ कैसे पाकिस्तान की करें। तो बात ये कि ये चीज़ें तो हम हाईलाइट करेंगे। बात है कि अभी कीनू के एक्सपोर्टों को सपोर्ट करें। देखें अभी जितना कीनू है ना वो ज़्यादातर बाय रोड जा रहा है। अच्छा। आपकी जो मार्केटें थी वो आपको गुड बाय कर दिया, आपको इंडोनेशिया, फिलीपीन, दूसरे मुल्कों में। बात ये कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात ऑल्टरनेट कौन आया वहाँ पे चाइना ने कर ली, टर्की ने कर ली, मोरक्को ने कर ली। असल में इस साल ना हर एक की बम्पर क्रॉप्ड है। जब बम्पर होती है तो सस्ता होता है, क्योंकि जिस तरह हमारा कीनू भी ज़्यादा है, मगर हमारे कीनू की वजह क्या है, कीनू इसलिए बिकता है कि सस्ता है, मगर बात है कि सस्ता होने के साथ उसकी कोई क्वालिटी भी हो ना, तो मगर इंटरनेशनल मार्केट में तो पहले तो पेरेंट्स बिकता है, फिर अंदर चीज़ें देखी जाती है। तो ये हम डाउनफॉल की तरफ है। मैं समझता हूँ कि जो 220 मिलियन की 100 मिलियन में आके खड़ी हो गई, और ये आने वाले सालों में जो इस बार जो एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट की है, मेरा ख्याल है अगले साल इससे भी कम हो जाएंगे। अच्छा। और ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही, लेकिन वही सब जो नंबर्स हैं पिछले साल के, इन 5 माह के यानी जुलाई से नवंबर के मेरे पास अभी मौजूद हैं। आप देखें ये पिछले साल जो टोटल एक्सपोर्ट थी, टोटल सारे फ्रूट्स मिला के ये 24 अरब 67 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, और इस साल ये 36 अरब 82 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये फिगर है। तो ये तो ऑलमोस्ट 50% का इसमें हमें राइज नजर आ रहा है। आपने ना रुपीस में बताया, इसमें जो डॉलर डिवैल्यू हुआ है उसका भी तो असर पड़ा है ना। जो पहले डॉलर पिछले साल उसकी वैल्यू कम थी, वो बढ़ के उसमें वो जब यानी डॉलर में ऑलमोस्ट सेम ही होगी, क्योंकि 50% का राइज। आप डॉलर में बात करते तो फिर मैं इसका जवाब वो होता, अगर आप डॉलर में कंपेयर करें ना तो फिर आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा कि बड़ी नहीं है। हमारी कीनू की जो पिछले साल डिक्लाइन हुई है, हमारी आम की पिछले साल बेहतर हुई है एक्सपोर्ट। हमारी जो पिछले साल तो हमारी जो एक प्याज की एक्सपोर्ट हम 1.5 लाख टन करते थे, वो तो हमने की नहीं, क्योंकि पिछले साल तो हमने 1.5 लाख टन इंपोर्ट कर लिया। इंडिया से हमने इंपोर्ट किया, इंडिया से नहीं किया, दूसरे और मुल्कों से। इंडिया से हमारी ट्रेड नहीं है, हमने दूसरे मुल्कों से की है, क्योंकि वही बात है फूड सिक्योरिटी की जो मैं बात कर रहा था कि प्याज हमने इंपोर्ट किया। हम तो एक्सपोर्ट कंट्री है, तो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। आम की आप बात करें, ये भी ज़ाहिर है उस सिट्रस कैटेगरी में आता है, तो इसकी एक्सपोर्ट बड़ी नहीं। आपकी आम जो है ना सिट्रस में नहीं आता, सिट्रस में वो आता है जो नींबू होता है, लेमन होता है, ऑरेंज होता है, मैंड्रीन होता है, जो इजी पीलिंग फ्रूट, ग्रेट फ्रूट होता है, वो सिट्रस होता है। ये एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं। जो हमारे मैंगो है, मैंगो के अंदर पिछले साल से उससे पहले कंपैरिजन बढ़ी है, मगर बात ये कि हमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एयरलाइन के फ्रेट बहुत इंक्रीज़ हुए हैं 2 सालों के अंदर। तो देखते हैं इस साल जो आने वाला मैंगो का, मुझे उम्मीद है कि क्रॉप बेहतर होगी और फ्रेट भी नीचे अगर चले जाते हैं तो फिर हम पिछले साल से बेहतर करेंगे। हमारी पोटैटो की अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है, एक अच्छा है, और हमारी गार्लिक की भी एक्सपोर्ट हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करना है, हमारी जो बास्केट है फ्रूट एंड वेजिटेबल की बहुत कम है। हम कीनू अगर 800 मिलियन के अंदर अगर आपका 220 मिलियन कट गया तो रह क्या गई एक्सपोर्ट आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल। अभी जो आने वाले मुस्तकबिल में हमें अपनी फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट बढ़ाएं, बनाना के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा, जो अभी तक एक्सपोर्ट एज सच नहीं हो रहा है। न्यू वैरायटीज़ हमने करनी है। इसके अलावा हमने डेट्स के ऊपर फोकस करना है, न्यू वैरायटीज़ के ऊपर। इसके अलावा जो हम सिट्रस की बात कर रहे हैं, जो हमने प्लान दिया है कि इंशाल्लाह ताला अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो अगले 5 सालों में ये भी आ जाएगा। पोटैटोज़ की अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा हमारी गार्लिक है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कुछ सालों के अंदर ये भी एक मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो भाई साहब पिछले 10 साल में जो 3 हुकूमतें रही हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो ये इनका फोकस रहा है फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर, चूँकि ज़ाहिर है आपने भी इन लोगों के साथ ऑन बोर्ड आप रहे होंगे मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के लिए, मुख्तलिफ और इशूज़ पर। तो किसी का फोकस है, चूँकि आगे भी आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद इन्हीं में से कोई गवर्नमेंट आनी है, जब तक गवर्नमेंट की इंटेंशन या विल नहीं होगी तो ये एक्सपोर्ट्स में इजाफा कैसे मुमकिन होगा? देखिए मैं समझता हूँ 10 सालों की जो आपने बात की ना 18 अमेंडमेंट के बाद, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब है 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट के बाद जब सूबों की जिम्मेदारी आई है, जो सूबों की पहले कैपेसिटी तो बढ़ाएं आप, फिर उनको आप एग्रीकल्चर देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, हेल्थ को देख लें, हर चीज़ डिक्लाइन गई। तो बात है कि बेहतरी कैसे आई। मैं ये नहीं कहता कि फेडरल जो है दुनिया में उसका नाम बहुत अच्छा है, बहुत आगे वो भी, मगर प्रोविंस से बेहतर है। तो बात है कि इन 10 सालों के अंदर हमने एग्रीकल्चर में एज सच फोकस नहीं किया। हाँ, हमने ये बात की ग्रीन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की है, दरख्त लगाने की बात की है, वो काम हुआ। देखें जो भी एग्रीकल्चर में काम करेंगे ना, अगर आज सीड लगाएंगे तो उसका 5 साल में आप फल खाएंगे। शॉर्ट टर्म प्लान शॉर्ट टर्म कोई नहीं है। शॉर्ट टर्म कुछ वैरायटीज़ के ऊपर, जैसे टमाटर के ऊपर हो जाए। टमाटर भी एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो वैल्यू एडेड पर जा सकता है। आज पाकिस्तान में जितना टमाटर उग रहा है वो टेबल है।
हमें चाहिए इंडस्ट्रियल जिसमें हम टमाटो पेस्ट बना सकें, अपने लोकल जो केचप बनाने वाले उनको भी सप्लाई करें और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करें। देखिए ये रिसर्च करने के लिए लोकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये भी हमें इंपोर्ट करने देखिए हमें मेरा यही हमेशा कहना है कि लोकल और इंटरनेशनली दोनों को लेके चलें कि उनकी भी कैपेसिटी बढ़ेगी, उनको भी नॉलेज में इजाफा होगा, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। देखें हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिर्फ अपने रिसर्च के ऊपर वो लगा दें। हमें जो मुल्क कामयाब है जिस वैरायटी के अंदर, उस मुल्क के वहाँ से बंदे को उठाएं और वहाँ पाकिस्तान में लेके आएँ और अपने जो रिसर्चर हैं उनके साथ मिला के ये काम करेंगे तो हम बढ़ेंगे, क्योंकि जब वो चीज़ों को बेहतर समझेगा तो फिर आगे हमें ज़रूरत नहीं होगी। मगर भाई साहब ये सारे काम होंगे जो आप तजवीज़ दे रहे हैं, अगर ये अच्छे एक नेक नियति के साथ होते हैं, चलते हैं, तो अगले 2-3 सालों में या 5 सालों में पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट फिर इसके नंबर्स कहाँ तक कितना इंक्रीज़ हो सकते हैं? देखें जी, अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, हमने हॉर्टिकल्चर विजन 2030 बनाया जो 10 साल का प्लान है। उस वक्त $850 मिलियन की एक्सपोर्ट थी। हम कह रहे थे कि 10 सालों में $6 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे और कम से कम 2.5 मिलियन लोगों का रोज़गार इसमें ऐड होगा। तो वो चीज़ अगर हमने कर ली, उसमें 2 फ़ायदे। हम एक्सपोर्ट की बात तो कर ही रहे हैं, मगर हम फूड सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रूट एंड वेजिटेबल 14 मिलियन मेट्रिक टन है, 14 मिलियन मेट्रिक टन है। इसको आसानी से हम डबल कर सकते हैं। देखें मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया, जो हम पानी का तरीक़ेकार है वो गलत है, और जो हम उगा रहे हैं जिस तरीके से वो भी गलत है। जो सीड्स हैं वो भी अब पुराने हो गए हैं। नई चीज़ों पे अगर हमने काम करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ ये इंडस्ट्री अगले 10 सालों के अंदर 6 बिलियन फ्रेश और वैल्यू एडेड में आसानी से, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट की इंटेंशन और विल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, पेटर इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद करेंगे। और सिंध हाईकोर्ट ने सोई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से जारी किया गया कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। सिंध हाईकोर्ट में टेक्सटाइल सनत के लिए गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर बड़ी अहम समाअत हुई और अदालत ने SSGC की जानिब से जारी गैस की कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए ये कहा कि मुअत्तली का इतलाक सिर्फ दरखास्त गुजारों पर होगा जिनकी जानिब से दरखास्त जमा करवाई गई। अब दूसरी तरफ ओगरा ने 1 दिसंबर से LNG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कीमतों में 10% इजाफा किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG $1.32 फी mm महंगी हो गई है। तो ये जो अदालती कार्रवाई चल रही है, अब कब तक इस केस का फैसला आता है, उस वक्त तक जो इजाफी बिल है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। जो दरखास्त गुजार हैं उनको ये वक्ती तौर पर रिलीफ ज़रूर मिला है, लेकिन क्या ये कुल वक्ती रिलीफ में तब्दील हो सकेगा या नहीं, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मियाँ जाहिद हुसैन साहब मारूफ सनतकार हैं, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो जाहिद साहब, ज़ाहिर अब आप तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट अदालत चले गए और जो दरखास्त गुजार हैं अब उन्हें वो बिल SSGC को नहीं जमा करवाना, वो अदालत को जमा करवाना है। अभी फ़िलहाल तो ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया कीमतों में इजाफे का। अदालत के अलावा क्या बिहाइंड द डोर्स कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई इस तरह की बात चल रही है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए या इसमें कोई कमी की जाए? देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसमें 184% इजाफा कर दिया था बिजली की कीमतों में, और उसकी वजह से जाहिर है कि बिजली नहीं, गैस की कीमतों में 184% जी। अच्छा जाहिद साहब, आपका इंटरनेट कनेक्शन गालिबन मुनक़ता हो गया, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। जी जाहिद साहब, को मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। अच्छा जी, ये जो इजाफा हुआ, मेरी आवाज़ आ रही? जी आ रही है जाहिद साहब। हाँ, अच्छा, अब ये जो इजाफा हुआ उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेतहाशा बढ़ गई, और फिर उसमें RLNG का इजाफा मिला के और ये बनता है कोई तकरीबन 3 गुना इजाफा हो गया बिजली की गैस की कीमतों में। सॉरी, यानी पहले जो गैस मिल रही थी लोगों को वो 1100 के रेट से मिल रही थी, और अब जो न्यू फार्मूला आया उस हिसाब से अब उनको कोई ये 3200-3300 रुपए में ये गैस मिलेगी। तो इसके नतीजे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी बढ़ेगी, और हम इनकॉम्पिटिटिव हो चुके हैं ऑलरेडी। फिर इसी रफ्तार से जब उसी गैस से जब बिजली बनती है तो बिजली की कीमतों में भी आपने देखा कभी 5 रुपए इजाफा हो रहा है, कभी 6 रुपए इजाफा हो रहा है, और फिर अभी ये मजीद एक इतला आई थी कि अभी गैस की कीमतों में मजीद भी इजाफा होने जा रहा है।
तो ये सारी जो सिचुएशन है उसमें ज़ाहिर है कि कोई कॉस्टिंग नहीं हो सकती, लोग अपनी फिजिबिलिटी नहीं बना सकते और उसमें एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। ये सूरत हाल है। इसमें फिर ज़ाहिर है कि लोग मजबूर हुए और वो अदालत गए। अब अदालत से उनको स्टे ऑर्डर तो मिल गया है, लेकिन ये कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो उन्होंने कोर्ट में जमा कराना है। तो दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि ये कोई खास रिलीफ नहीं है बिजनेस कम्युनिटी को। ये पैसे तो उन्हें देने ही पड़ेंगे, वो अदालत में जमा कराएं या उसको गैस कंपनी को जमा कराएं। अल्टीमेटली ये पैसे उनकी जेब से जा रहे हैं और उनको इसी जो बढ़ी हुई कीमत है उसके हिसाब से ही अपनी कॉस्टिंग करनी होगी, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल को अदालत जो है वो फिर इनसे कहे कि ये पैसे आप जमा कराएं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन ये कि हुकूमत से हमें क्या रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत की भी अपनी मजबूरियां IMF के प्रोग्राम में है और IMF का प्रोग्राम भी हमें अलाउ नहीं करता कि हम गैस जो है उसको, और फिर ये कि गैस के जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 8-9% सालाना के हिसाब से हमारे गैस के जो इंडिजिनस गैस है वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर है कि आपको इम्पोर्टेड गैस पे जाना है, उसकी कीमत को भी आपने मद्देनजर रखना है, उसको सस्ता आप बेच नहीं सकते हैं। लोकल गैस आपकी रोज बरोज कम होती चली जा रही है। असल बात यह है कि इसमें स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको आपको एड्रेस करना होगा। सतही इक़दाम से ये चीजें हल नहीं होंगी। हमारे जो इदारे हैं, ये गैस के इदारे हों, ये तकरीबन 400-500 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं। बिजली के इदारे तकरीबन 1000 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं। इन इदारों को जब तक आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके ये गैस और बिजली के मसाइल जो हैं, इनकी कीमतों के मसाइल, ये हल नहीं होंगे और इसको प्रोफेशनली आपको रिजॉल्व करना होगा। अदरवाइज आप कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से फिर आप IMF का प्रोग्राम, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां, फिर इम्पोर्टेड तो जाहिर साहब, जाहिर ये तो एक लॉन्ग टर्म आपने सोल्यूशन बताया। अभी तो जो ट्रेडर्स के सामने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था वो ये था कि कोर्ट जाएं। अब अगर ये इजाफी पैसे गवर्नमेंट को पे कर दिए जाते फिर तो ये इनकी वापसी की कोई सूरत हाल बनती नहीं। कम से कम कोर्ट जाकर इस हद तक तो रिलीफ है कि अगर फैसला ट्रेडर्स के हक में आता है तो कम से कम ये रकम वापस तो मिल सकती है। हुकूमत की जेब में जाके तो वापस नहीं समझता। देखिए मैं नहीं समझता, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको लॉन्ग टर्म या टेंजिबल अदालत से कोई रिलीफ मिल सकेगा। एंड ऑफ द डे ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और इसीलिए अदालत में ये पैसे जमा कराए जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी अदालत ने इस चीज को समझना है कि एक्चुअल इशू है क्या, और इस वजह से उन्होंने एक टेम्परेरी रिलीफ की ये शक्ल निकाली है कि आप पैसे अदालत में जमा करा दें। लेकिन एंड ऑफ द डे जो जितना लॉ को मैं समझता हूँ या जितना इन इशूज को मैं जानता हूँ, मेरी मालूमात की या नॉलेज के मुताबिक, मेरी विजडम के मुताबिक ये पैसे अल्टीमेटली देने पड़ेंगे और इसका कोई खास बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ नहीं मिलेगा, जो मैं समझता हूँ। ठीक है, तो अब जाहिर साहब इसका मतलब जो अभी सिंध हाई कोर्ट का जो एक इनिशियल फैसला आया है इस पर ओवरऑल जो सनतकार हैं, आप भी और बाकी सब भी, इसका मतलब वो खुश नहीं है। आप लोगों ने सॉफ्ट प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अपने मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रखे, फिर एक हार्ड प्रोटेस्ट भी सामने आया जिसमें आप लोगों ने एक दिन की स्ट्राइक की, उसके बावजूद भी हुकूमत टस से मस नहीं हुई। तो अब ये जो फैसला इस वक्त सिंध हाई कोर्ट से आया है इस पर भी आप लोगों की कम्युनिटी इस वक्त खुश नहीं है, इत्मीनान नहीं है आप लोगों? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खास रिलीफ है और अल्टीमेटली ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। जो मैं समझता हूँ ये पैसे हमें देने पड़ेंगे और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को एंगेज करें और उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको कम करने के लिए मुतबादल फार्मूलाज बनाएं। उसके लिए हमें असल में जो हम गैस देते हैं बिजली की जनरेशन के लिए, हमें बिजली को जनरेशन के लिए हमें जाना चाहिए सोलर के ऊपर, हमें जाना चाहिए विंड के ऊपर, ताकि हमारे मुल्क में जो बिजली सरप्लस है वो सस्ती भी हो, और वो सस्ती हो तो वो हम इंडस्ट्री को दें सस्ते रेटों के ऊपर, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी। लेकिन जो सरकार को सबसे मेन इशू है वो तो जाहिर है कि वो महंगी गैस का है। ये गैस को सस्ता कैसे किया जाए? हुकूमत टस से मस क्यों नहीं हो रही है? आप लोगों ने एंगेज करने की तो कोशिश की, ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, हर तरह से बात हुई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो तो नहीं हिल रहा है अपनी जगह से। आप लोग अदालत तक चले गए, फिर भी हुकूमत एक कदम पीछे नहीं हो रही। देखिए, असल इशू ये है कि गैस गवर्नमेंट को महंगी पड़ रही है, कॉस्ट महंगी आ रही है। जब कॉस्ट महंगी आ रही है तो सस्ती कैसे बेचेंगे? यानी मुल्क बेच के तो गैस सस्ती नहीं बेच सकते ना। तो गवर्नमेंट को जो गैस महंगी पड़ रही है तो उसका हल निकालने की जरूरत है ना। उसका हल यही है कि हम गैस की जो हमारी जरूरियात हैं उसको कम करें, गैस के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। और वो डिपेंडेंसी इसलिए है कि हम गैस से बिजली बना रहे हैं। मैं ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम गैस से बिजली बना रहे हैं, कैप्टिव पावर के लिए उसको हम यूज कर रहे हैं, तो जब गैस महंगी होगी तो फिर ज़ाहिर है वो कैप्टिव पावर भी महंगी हो जाएगी। तो हमें बिजली के मुतबादल जराए इस्तेमाल करना चाहिए। हम गैस जो है वो बॉयलर के यूज में कम इस्तेमाल हो रही है, बिजली बनाने के लिए ज्यादा यूज हो रही है। तो जो बिजली बनाने के लिए हम गैस है वो हमें बिजली ही डायरेक्ट बना लेना, उससे अपना सन से बिजली बनाए, विंड से बिजली बनाए, सस्ती बिजली बनाए, ताकि गैस को बिजली को बनाने के लिए इस्तेमाल करने की नौबत ना आए।
तो उससे ये होगा कि अगर आप देखें ना, एक इंटरनेशनल प्राइस है गैस की, वो इंटरनेशनल प्राइस से सस्ती आप कैसे गैस बेच सकते हैं। इसलिए और फिर वो महंगी गैस खरीद के हमें उससे बिजली ही बनानी है। सनतकार भी जो गैस इस्तेमाल करते हैं वो बिजली बनाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बिजली ही बनाएं, और विंड से, सोलर से, और बिजली हम फर्नेस ऑयल से ना बनाएं। तो जब हम बनाएंगे तो हमारी जो एनर्जी बास्केट है उसको हमें ठीक करने की जरूरत है, और हमें सही स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है। ठीक है। अब तो जाहिद साहब इसका मतलब कि फिर अगले चंद माह में या एक आध साल में तो इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये गैस तो इसी तरह महंगी होती रहेगी। अब देखें आज ही की अभी खबर जो मैंने आपसे शेयर की कि LNG की कीमत में अभी 10% मजीद इजाफा हुआ है। तो फिर ये सनतकारों के लिए तो मुश्किलात ये बढ़ती रहेंगी, चूंकि ये गैस के अगर आपको कोई नए ऑल्टरनेट आपको हल सोचने हैं जो आप अभी तजवीज़ दे रहे हैं, ये तो कहीं कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है इसमें। तो नहीं देखें, बिजली तो हम अगर आप सोलर बनाते हैं तो 3 महीने में बन जाएगी, विंड बनाते हैं तो 3 महीने में बन जाएगी। असल इशू ये है कि हमारी बिजली में चोरी है, हमारी बिजली में लाइन लॉसेज हैं, हमारे जो ग्रिड है, ग्रिड से बिजली चोरी हो जाती है, लाइन लॉसेज में जाया हो जाती है। आप जितनी मर्जी बिजली बना लें, लाइन लॉसेज में जाया हो जाती है। उस चीज को हमें ठीक करने की जरूरत है, और बिजली हमारी यानी इंडस्ट्री को हमें बिजली पे शिफ्ट करने की जरूरत है, बिजली के सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, गैस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी उसको कम करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारी देखें ना, सोलर बिजली अगर आप बनाते हैं, सोलर पावर तो आपकी इंडिजिनस होगी, उसका इंटरनेशनल जो कीमतों में उतार चढ़ाव होता है उसका असर सोलर पे नहीं पड़ेगा, उसका असर विंड पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आप बिजली बनाएंगे वो आपकी इंडिजिनस बिजली होगी, वो आपकी सस्ती बिजली होगी। और अगर आप फ्यूल पे, फॉसिल फ्यूल से अगर आप बिजली बनाते हैं, वो फिर इंटरनेशनल मार्केट से लिंक होगी। तो इसलिए आपको इंडिजिनस जराए पे जाना होगा ताकि आपकी बिजली की कॉस्ट कम हो। और जाहिर साहब इसके लिए हमें बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई बैरूनी सरमायाकारी लानी पड़ेगी, या फिर ये जो हमारी इस वक्त लोकल इकोनॉमी की सिचुएशन है ये इसी में मैनेजेबल है? जी, इसका भी मैं बताता हूँ। 24 अरब डॉलर की हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं इस वक्त, तो उसमें से 4-5 अरब डॉलर भी अगर आप इधर शिफ्ट कर देते हैं सोलर के लिए, तो वो आपकी उधर से बचत हो जाएगी, और वही रकम आप इधर इन्वेस्ट कर देंगे, और इस तरीके से आपकी बिजली जो है वो इंडिजिनस बिजली बनना शुरू हो जाएगी। तो असल बात तो यह है कि आपको अपने ये प्रायोरिटीज को ठीक करने की जरूरत है कि 24 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट करने की बजाय आप उसी में से कुछ रकम डाइवर्ट करके और आप सोलर और विंड पे शिफ्ट करते हैं, तो आपका एनर्जी बिल भी कम हो जाएगा इंपोर्ट का, और आपकी लोकल बिजली बननी शुरू हो जाएगी जो सस्ती होगी। तो जो IPPs का जहां तक ताल्लुक है, उन्हें भी हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं जो तकरीबन 22 रुपए पर यूनिट है जो हम उनको पेमेंट करते हैं। तो वो भी हम इस तरीके से हमारे पास जो पेमेंट सरप्लस होगी जो हम डाइवर्ट करेंगे इंपोर्ट बिल की तरफ से, उससे हम IPPs जो हैं उनको हम खरीद सकते हैं, उनको खरीद के हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% ऑयल इंपोर्ट के बिल में आप कमी की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में फिर ये तो ऑयल प्रोडक्ट्स का बहरान ना पैदा हो जाए, उससे एक नई बहरानी कैफियत ना पैदा हो जाए? ये आपकी आवाज नहीं आई मुझे, किस चीज का? 20% आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट का जो ऑयल इंपोर्ट है उसको कम किया जाए। ये अगर 24 से हम 20 अरब डॉलर पर ले जाएंगे तो ये 20% हो गया तकरीबन। तो ये इससे तो फिर एक बुरानी कैफियत नहीं पैदा हो जाएगी, जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं फिर उनकी शॉर्टेज हो जाएगी मुल्क में? नहीं, ऑयल प्रोडक्ट्स जो हैं हम उसको जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बिजली बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उस पोर्शन को आप डाइवर्ट करेंगे। जहां तक ऑटोमोटिव यूज के लिए आप करते हैं वो तो आती रहेगी, तो ऑटोमोटिव यूज के लिए जो है उसको आप इंपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बिजली बनाने के लिए आप इस इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, उसको आप डाइवर्ट करेंगे सोलर के ऊपर और विंड के ऊपर। तो उसके नतीजे में आप अपना बिजली के शोबे में जब आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, इस वक्त जो गैस ज्यादातर पोर्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए। तो अगर हम वो सोलर और विंड पे शिफ्ट कर देंगे तो गैस हमारी बच जाएगी ना, और गैस जो है वो महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं, महंगी इंपोर्ट करके सस्ती तो नहीं बेच सकते। आप मुझे बताएं दुनिया की कौन सी अदालत है जो आपको मजबूर करेगी कि आप महंगी गैस इंपोर्ट करके और सस्ती बेचें? क्या पॉसिबल है? तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें इन चीजों पे जाने की बजाय, अदालतों से इकोनॉमिक फैसले कराने की बजाय, हमें चीजों को सही पाथ पे और सही फुटिंग पे लेके जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सनतकार माहिर मआशियात, हमारे बता रहे थे कि किस तरह से लॉन्ग टर्म प्लान्स के जरिए और शॉर्ट टर्म प्लान्स के जरिए भी गैस की कीमत को कम किया जा सकता है, और गैस पर जो डिपेंडेंसी है उसमें भी कमी लाई जा सकती है। माशी अशारियों के गिरदाब में फंसे पाकिस्तानियों के लिए बहरहाल एक अच्छी खबर भी आ गई है। रवां माली साल के 5 माह में तजारती खसारा 33% कम हुआ है, और अब ये 9 अरब 45 करोड़ डॉलर रह गया है। क्या इसकी तफसीलात हैं, क्या फिगर्स हैं, इस रिपोर्ट में जानिए।
तो ये सूरत हाल रही है और अब आपको ये बताएंगे कि स्टील मिल्स को निजकारी के प्रोग्राम से हटा दिया गया है और इसका कोई ख़रीदार क्यों नहीं मिल पा रहा है। हुकूमत को जो खसारा है, इसका जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। 206 अरब तक अब ये पहुंच चुका है और इसके माली नुकसानात में हम मुसलसल इजाफा होते देख रहे हैं। अभी सूरत हाल में स्टील मिल्स का मुस्तकबिल है क्या मुस्तकबिल में इसको प्राइवेटाइज करना आसान होगा या नहीं होगा, कितना बड़ा चैलेंज इस सिचुएशन में इसको कैरी करना, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अली हैदर गबोल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस यूनियन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये सबसे पहले तो बताइएगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो इस वक्त मुस्तकबिल है वो क्या है। इसको जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम था उस फहरिस्त से भी हटा दिया गया, उस लिस्ट में भी अभी मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजूहत आप तक पहुंची हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अगर मैं स्टील मिल की निजकारी के हवाले से बात करूं तो सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि नेशनल मीडिया है, तो क्या पाकिस्तान में हर गवर्नमेंट इदारे की जो है ना वो मुस्तकबिल यही है कि उसको जो है ना वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए? पाकिस्तान स्टील मिल की अहमियत को ज़रा समझे। पाकिस्तान स्टील मिल कोई फैक्ट्री नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है। ये 19,000 एकड़ ज़मीन पे कायम है, 20 पैदावारी यूनिट्स हैं, बिजली घर है, रेलवे का निज़ाम होता था, इसका अपना रिजर्वायर हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए मेरे ख्याल में इसका हल तो ये तो नहीं है कि अगर ये खुदा न खास्ता खसारे में चला गया है तो इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टील मिल इस वक्त भी ये सलाहियत रखता है कि ये पाकिस्तान की मैशियत में अहम किरदार अदा करे। ये इस वक्त भी ये सलाहियत रखता है कि ये पाकिस्तान को अरबों डॉलर का ज़र मुबादला बचा कर दे। लिहाजा मेरी जो है कि ये बजाय इसके कि इसको सिर्फ निजकारी कर दी जाए, इसी सवाल पे आके हम अटक जाएं कि ये निजकारी में रहा, निजकारी से निकाल दिया गया, इसकी बहाली की बात क्यों नहीं की जाती? तो अली हैदर साहब देखें, बहाल तो जब होगा जब ये प्रॉफिट में आएगा। ये अभी जो गुज़िश्ता साल के फिगर्स हैं 206 अरब इसका नुकसान रहा है। ये 206 अरब रुपए एक साल में कैसे इसका नुकसान हो गया, फिर क्या इसकी वजूहत है? देखिए, इसमें भी मेरा यही एक सवाल है सर, यही सवाल है, क्या पाकिस्तान स्टील मिल अपनी जो उसकी कयाम से लेकर आज तक ये इंडिपेंडेंट इदारा रहा? नहीं रहा, ये हमेशा गवर्नमेंटों के अंडर में रहा है, वफाकी हुकूमत के अंदर में रहा है। अगर ये वफाकी हुकूमत का था तो अगर ये खसारे में गया, यहाँ करप्शन हुई, यहाँ लूटमार हुई, इदारा क्लोजर की तरफ गया, तो इसकी वजूहत जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? क्या इसका जिम्मेदार भी अगर इसकी तहकीकात नहीं कर सकी गवर्नमेंट, जिम्मेदारों को सजा नहीं दे सकी, जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकी, तो इसको मेरे ख्याल में जिम्मेदार भी वफाकी हुकूमत है। और जो इस वक्त इसके बंदिश से, जो स्टील मिल के बंदिश से जो मुल्क को नुकसान हुआ है, कौम को जो नुकसान हुआ है अरबों डॉलर का, उसका जिम्मेदार भी वफाकी हुकूमत है। तो सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, उसका हिसाब होना चाहिए, उससे सवाल होना चाहिए कि जब इदारा 5 साल से बंद था, इस इदारे में करप्शन हो रही थी, बदनुवानी हो रही थी, मिसमैनेजमेंट हो रही थी, तो आपने इन चीज़ों को रोका क्यों नहीं? इसका ये हल तो नहीं है कि अगर इदारा खुदा न खास्ता वफाक के गलतियों की वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से बंद हुआ या करप्शन की वजह से बंद हुआ तो इसको बस हम उठा के जो ना किसी प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए। तो अली हैदर साहब, ये जाहिर है कि ये कोई एक गवर्नमेंट का तो ये गफलत नहीं है, या एक गवर्नमेंट ने तो इसको इग्नोर नहीं किया, ये 2-3 सालों में तो ये नहीं हुआ है, तो एक कई दहाइयों से सिलसिला चला आ रहा है। तो ये तो कितनी गवर्नमेंट्स को हम इसमें जिम्मेदार ठहराएंगे? आप लोग तो अंदर के लोग हैं, आप तो यूनियन को भी हेड कर रहे हैं, वो भी सारे मामला देख रहे हैं, आपकी तो आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। कहाँ पर कितनी करप्शन हुई, हुकूमत तक आप लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की, इस मसले को उजागर किया? जी बिल्कुल, देखिए मैं किसी एक गवर्नमेंट का नाम भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा थोड़ा सा माजी की तरफ अगर आपको लेके जाऊँ तो जब पाकिस्तान स्टील मिल अपनी पैदावारी सलाहियतों का आगाज करता है, पैदावारी सरगर्मियों का आगाज करता है, तो इस इदारे में 25,000 मुलाजमीन काम किया करते थे। ठीक है जी, इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल में महज 3,000 मुलाजमीन काम करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2021 में 5,500 मुलाजमीन को एक जम्बश कलम जो है वो गैर कानूनी बगैर नोटिस के बरतरफ कर दिया था। तो ये 2008 तक जो है मुनाफा बख्श इदारा था। 2008 तक ये अरबों रुपए मुनाफा दे रहा था, अरबों रुपए इसके बैलेंस शीट में मौजूद थे, अरबों रुपए के इसके जो है ना वो खाम माल मौजूद था, अरबों रुपए का इसका फिनिश्ड गुड्स तैयार मौजूद थे। फिर यकायक 2008 में यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है और इदारा 2009 में खसारे में चला जाता है। फिर 2009 से लेकर 2013 तक का ट्रांजैक्शन इसी तरह रहता है। फिर 13 से 15 तक जो है इदारा थोड़ा सा अपनी बहाली के लिए कोशिश करता है और हम अपनी जो है पैदावारी सरगर्मियों को 60% तक ले जाते हैं। मुलाजमीन दिन रात मेहनत करते हैं, एक वफाकी बेलर पैकेज मिलता है, 60% तक पहुंच जाते हैं कि अचानक जो है नून लीग की हुकूमत जो है आके हमारी गैस बंद कर देती है। एक गवर्नमेंट इदारा SSGC
एक दूसरे गवर्नमेंट इदारे की जो है गैस बंद कर देती है और इदारा जो है एकदम से क्लैप्स कर जाता है, बंद हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये तीनों माजी की हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। हम किसी एक हुकूमत का नाम नहीं लेना चाहता मैं, ठीक है, ये तीनों हुकूमतें बिल्कुल जिम्मेदार हैं। और ये बताएं कि जो 20 पैदावारी यूनिट हैं इसके, अभी 3000 मुलाजमीन आपने बताया यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इन 20 पैदावारी यूनिट्स में काम करने के लिए ये मुलाजमीन काफी हैं, ज्यादा हैं, और ये तमाम के तमाम यूनिट्स इस वक्त फाल हैं? जी देखें, इस वक्त पैदावारी सरगर्मी, अगर लोहे की सरगर्मी की बात करें पैदावार की, तो वो तो बंद है। ज़ाहिर गैस नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, और हालिंग नहीं हुई है, तो वो तो बंद है। लेकिन इसके बावजूद मैं अगर आपको गिनाऊं तो मैं सैकड़ों दर्जनों आपको जो है इदारे के ऐसे सेक्शन गिना सकता हूं जहां स्टील मिल के मुलाजमीन काम करते हैं। लेकिन अगर स्टील मिल की, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि जी इस वक्त जो है हमारा सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, हमारा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, पावर डिवीजन है, बल्क वाटर सप्लाई है हमारा जी, ठीक है ना, स्क्रैप की सेल में मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट हमारे इस वक्त, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है। अगर ये लोहे की पैदावार ही बंद है, अगर एंड प्रोडक्ट की आपकी नहीं बन रही है और मार्केट नहीं हो रही, तो फिर ज़ाहिर ये जो बाकी सारे डिपार्टमेंट जो फैसिलिटेटर्स का या सपोर्टर्स का रोल प्ले करते हैं, तो फिर इनका चलना, इनको कैरी करना तो ज़ाहिर है कि एक मुश्किल काम होगा। मैं इसमें भी आपको बता दूं, इस वक्त जो मुलाजमिन ज्यादातर काम कर रहे हैं वो उन इदारों में काम कर रहे हैं जिनका काम एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ सेल एंड मार्केटिंग से या सिक्योरिटी से है। और जो मुलाजमीन इस वक्त प्लांट में काम करते हैं उनका भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो उन अरबों खरबों रुपए की असासों की हिफाजत कर रहे हैं जिनको खुदा ना खास्ता अगर एक बार ये लॉस हो गया तो ये इनकी रिकवरी मुमकिन नहीं होगी। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल जो है एक ऐसे मोड़ पे मौजूद है कि जहां हुकूमतों को अब आके सोचना चाहिए, संजीदगी से हमसे आके बात करनी चाहिए। हमने खतूत भी लिखे हैं, हमने हर फोरम पे लिखा है इनको। अली हैदर साहब, जाहिर है कि अभी 50-60 दिन बाद एक नई गवर्नमेंट आनी है, आप अमली तौर पर बताइएगा कि पॉसिबल है जो अभी पाकिस्तान के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसमें स्टील मिल को चलाना, इसका मुस्तकबिल अगले 6-8 माह में आप क्या देख रहे हैं, या फिर किसी न किसी खरीदार को औने पौने दामों उसको फरोख्त करना ही पड़ेगा? देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मेरा कौमी इदारा, मेरा मुल्क कौम का असासा जो है किसी प्राइवेट माफिया के हवाले किया जाए। मैं आज भी ये कहता हूँ, मेरे मुलाजमीन हम सब आज भी दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात बताऊँ आपको, हम 2010 की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं सर। अच्छा। 2010 से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई हैं, ठीक है, हम आज भी उसी तनख्वाह में काम कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी देखा हमसे कि हमने जो है इस इशू को लेके जो है हाईवे बंद किया हो कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं? हाँ, मुतालबे जरूर करते हैं, हमारा हक है, बुनियादी हक है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। इसलिए मुलाजमीन आज भी काम करने के लिए तैयार हैं और हम होपफुल हैं आने वाली हुकूमत संजीदगी इख्तियार करे। मुल्क कौम का असासा है, ये मुल्क का अरबों खरबों रुपए इसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा स्टील मिल आप, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अली हैदर गबोल साहब इस वक्त मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब यूनियन। स्टील मिल के जो मसाइल हैं और जो हुकूमत की नाअहली या गफलत है उस पर रोशनी डाल रहे थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।